हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ आदिकालीन राष्ट्र साहित्य इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चली है। हमारा पेपर हो गए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए आदिकाल के प्रमुख रासो काव्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, परमार रासो एवं खुमान रासो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। देखिए, इस दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन हो जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी एसएसजे यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंसर देखिए, रासो काव्य की व्युत्पत्ति। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, यानी कि अभी तक विद्वान एक मत नहीं हो पाए हैं कि रासो शब्द जो है वो कहाँ से आया है। यहाँ कुछ प्रमुख मत प्रस्तुत है। सबसे पहले देखिए, गिरासादा तासी ने रासो की व्युत्पत्ति राससूगे शब्द से मानी है। किससे मानी है? राससूगे शब्द से मानी है। उनका मत है कि अधिकांश रासो ग्रंथ में राससूगे यज्ञों का उल्लेख है, अतः रासो की व्युत्पत्ति राससूगे से हुई है। किंतु यह मत तर्क संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके चारण काव्यों में, मतलब कि जब हम चारण काव्यों को पढ़ते हैं यानी रासो काव्यों को पढ़ते हैं, तो बहुत से रासो काव्य ऐसे हैं जिसमें राससूगे यज्ञों का उल्लेख हुआ ही नहीं है। तो जब राससूगे यज्ञों का उल्लेख हर रास में, मतलब हर रास काव्य में हुआ ही नहीं है, रासो काव्य में हुआ ही नहीं है, तो राससूगे से उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ अन्य विद्वान रासो की उत्पत्ति रास शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा। उनका तर्क है कि रासो ग्रंथ में युद्ध अर्थात लड़ाई झगड़े का वर्णन है, इसलिए इन्हें रासो काव्य कहा जाता है। किंतु यह मत इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कई रासो काव्यों की विषय वस्तु वीरता परक ना होकर प्रेम परक है, यानी कि बहुत से रासो काव्य ऐसे हैं जिसमें वीरता का वर्णन ना होकर प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड है, नरोत्तम स्वामी ने रासो की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है। किस प्रकार मानी है? रसिक, रासो, रासो। ठीक है, रसिक राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? कथा काव्य। चारण काव्यों के संदर्भ में तो यह मत उचित है, किंतु अपभ्रंश भाषा में पहले से उपलब्ध अनेक रास ग्रंथों के संदर्भ में यह मत उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनमें कथाकल्प नहीं है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन शब्द से हुई है। किससे? रासायन शब्द से हुई है। उन्होंने विसलदेव रासो में आई एक पंक्ति अपने मत के समर्थन में दी है। क्या पंक्ति है? नाले रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। शुक्ल जी का मत भी अब अधिक प्रामाणिक नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रासो से ही मानी है। ठीक है, तो कैसे मानी है देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासक शब्द है, उससे रासा बना, फिर रासा शब्द में परिवर्तन हुआ, उसके बाद रासो शब्द बना। ठीक है, उनके अनुसार रासक छंद भी है, एक प्रकार का चरित काव्य भी है। अपभ्रंश में 29 यानी कि 29 मात्राओं का रास या रासा नामक छंद प्रचलित रहा है। रास उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें रासक या रासा छंद प्रधान रूप से प्रयुक्त होता है। पहले ये केवल प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त होता था, किंतु बाद में वीरस प्रधान कविताओं में भी इस छंद, मतलब प्रधान कविताएं भी इस छंद में लिखी जाने लगी। रासो की व्युत्पत्ति के संदर्भ में यही मत सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनके मत को सर्वाधिक मान्य माना गया है। ठीक है, सभी लोगों ने इसे उपयुक्त माना है। सभी लोगों का मानना है कि हाँ, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तय दिया है वो सबसे ज्यादा संगत है। ठीक है, आगे देखिए, रासो काव्य परंपरा। रासो काव्य परंपरा को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दो वर्गों में बांटा है। कौन से? धार्मिक रास काव्य परंपरा और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। ठीक है, तो जैन कवियों द्वारा अपभ्रंश भाषा में लिखे गए वे ग्रंथ जिनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित नायक बताया गया है, धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें प्रमुख है, नाम देखिए, बुद्धिरास जो कि मुनि शालिभृत का है, चंद्रबाला रास कवि आसगु का, स्थूलीभद्र रास जिनधन सूरी का है, पंच पांडव चरित्र रास शालिभद्र सूरी का, गौतम स्वामी रास ये उदयवंत का है। ठीक है, इन सभी रचनाओं में जैन धर्म का तत्व निरूपण किया गया है तथा कथानक का स्तोत्र जैन पुराण है।
ठीक है, यानी कि इसका जो कथानक रखा गया है वो कहाँ से लिया गया है, जैन पुराण से लिया गया है। प्रबंध शैली में रचित इन काव्य ग्रंथों में विविध छंद प्रयुक्त हैं। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत चारण कवियों द्वारा रचित वीरगाथा काव्य है, यानी कि ऐतिहासिक जो रासो काव्य परंपरा है उसके अंतर्गत क्या है, चारण कवियों द्वारा रचित वीरगाथा काव्य आते हैं। ठीक है, जिनका विवरण इस प्रकार है। कौन से वीरगाथा काव्य आते हैं, देखिए ग्रंथ का नाम और रचिता का नाम यहाँ दिया गया है। सबसे पहले आता है पृथ्वीराज रासो, जो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की। फिर आता है विसलदेव रासो, ये नलपति नाले की रचना है। आगे देखिए, फिर आता है खुमान रासो, ये दलपति विजय की रचना है। परमार रासो जगनीक की रचना है। विजयपाल रासो नलहर सिंह की रचना है। हमीर रासो शंगधर की रचना है। और बुद्धि रासो जलहर की रचना है। ठीक है, इन रचनाओं में आश्रदाता राजाओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा है। वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है। छंदों की विविधता, ऐतिहासिकता का अभाव, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, सामंती जीवन की पूरी झलक इन काव्य ग्रंथों में उपलब्ध है। रासो काव्य परंपरा के 4 प्रमुख ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है, यानी कि इनके जो 4 यहाँ पे ये जो 4 ग्रंथ हैं, ठीक है, कौन से, पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, खुमान रासो, परमार रासो, इन चारों का यहाँ पे संक्षिप्त में परिचय दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है। अगर आपसे नहीं पूछा जाता है तो आप यहाँ पे इस आंसर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वो आंसर पे डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसकी रचना 69 सर्गों और 2500 पृष्ठों में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र को आधार बनाकर उनके अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने की है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता विवादास्पद है, क्योंकि इसमें दिए गए नाम, संवत, घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाते। भाषा संबंधी अव्यवस्था भी इसकी अप्रामाणिकता को पुष्ट करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा इसे पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं, तो श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, शुभंधु और कर्नल टार्ड इसे प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं सुनीता कुमार चटर्जी इसे अर्धप्रमाणिक रचना स्वीकारते हैं। इस काव्य ग्रंथ में कल्पना की प्रचुरता एवं ऐतिहासिकता का अभाव है, किंतु इसका काव्य सौंदर्य उच्च कोटि का है। वीर एवं श्रृंगार रसों की भव्य योजना है। वीर हृदय की उमंगे, रणवंकरों की क्रिया कलापों का औचित्यपूर्ण वर्णन होने के साथ साथ यह अनेक कथाओं, प्रसंगों एवं काल्पनिक व्रतों का समावेश किए हुए है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की गई है। रचना किसने लिखी है, उनकी दरबारी कवि और बचपन के जो मित्र थे चंद्रवरदाई, उन्होंने ये लिखी है। कितने भागों में लिखी गई है, ये 69 सर्ग है इसमें और 2500 पेजेस है इस बुक में। ठीक है, इसे अप्रामाणिक भी माना है कुछ ने प्रमाणिक माना है और कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, यानी कि आधी सही है और आधी गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे नाम, संवत, घटना ये सब क्या है, इतिहास से मैच नहीं करती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हमें इतिहास की किताबों में मिल जाएगा ना। तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो वो सब कुछ मैच ही नहीं कर रहा है जो हिंदी साहित्य में भी यहाँ लिखा हुआ है इस ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि इसकी जो कल्पना की प्रचुरता है और ऐतिहासिकता का, मतलब कल्पना की प्रचुरता हमें इसमें मिलती है कल्पना की, लेकिन ऐतिहासिकता का हमें अभाव इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन ये काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो उच्च कोटि की रचना है। ठीक है, वीर और श्रृंगार रस इसमें देखने के लिए हमें मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें इसमें बहुत सी कथाएं, प्रसंग और काल्पनिक व्यक्ति देखने के लिए मिलेंगे। आगे देखिए, प्रकृति चित्रण, रस योजना, भाव निरूपण, अलंकार वर्णन, दंड वैद्य एवं डिंगल पिंगल भाषा के सहज प्रयोग के कारण यह रासो काव्य परंपरा एवं विशिष्ट ग्रंथ कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो एक विकासशील महाकाव्य है, जिसके आकार में समय समय पर विस्तार होता रहा है। कहा जाता है कि पुस्तक के अंतिम भाग कवि चंद्रवरदाई के पुत्र जलहर ने लिखा था। ठीक है, तो जलहर ने इसे पूरा किया था। शुरुआत किसने की थी, चंद्रवरदाई ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विसलदेव रासो। विसलदेव रासो 125 छंदों का एक प्रेम परक रचना है। यह एक मुक्तक काव्य है। क्या है, विसलदेव रासो एक मुक्तक काव्य है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नालय ने 1155 ईस्वी यानी कि संवत 1212 विक्रमी में की थी। यह काव्य ग्रंथ भी अन्य रासो ग्रंथ की भांति अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियों से युक्त है। विसलदेव रासो के चरित नामक अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव हैं, जिनका
विवाह परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से हुआ। प्रथम खंड की कथा का संबंध इसी वृतांत से है। द्वितीय खंड में रानी राजमती के व्यंग से रुष्ट होकर राजा विसलदेव उड़ीसा चला गया और 12 वर्ष तक वहीं निवास किया। तृतीय खंड में रानी राजमती का विरह का वृतांत है, जबकि चतुर्थ खंड में इनके पुनर्मिलन का वर्णन है। इस प्रकार कथा को 4 खंडों में विभक्त किया गया है और कथा क्रम होते हुए भी यह मुक्तज्ञ काव्य है। विरह के स्वाभाविक एवं मन में स्पर्शी चित्रण के साथ साथ प्रकृति की मनोरम छटा ने इस काव्य कृति के महत्व को द्विगुणित कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य ग्रंथ की भाषा को राजस्थानी अपभ्रंश कहा है। विसलदेव रासों की भाषा क्या बताई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? राजस्थानी अपभ्रंश। ठीक है, ये जो रचना है, ठीक है, 4 भागों में विभक्त है। किस तरह से है बताया मैंने। पहले भाग में रानी राजमती से विवाह दिखाया, दूसरे में उससे रुष्ट होकर विसलदेव का उड़ीसा जाना, तीसरे में और मतलब दूसरे में ही 12 वर्ष तक रहना भी बताया, फिर तीसरे में विरह वृतांत है और चौथे में पुनर्मिलन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक प्रकृति की मनोरम छटा हमें देखने के लिए मिलेगी। मम स्पर्शी यानी कि हृदय को स्पर्श करने वाला चित्रण हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए परमार रासो, यह काव्य ग्रंथ जगनिक द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जगनिक द्वारा रचित है और आला खंड के नाम से लोकप्रिय है। आला खंड किसे कहा जाता है? परमार रासो को। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जगनिक चंद्रवंशी राजा परमादी देव यानी कि परमार का दरबारी कवि था, जिन्हें आल्हा उदल नामक 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यही मत है कि जगनिक के मूल काव्य का स्वरूप क्या है ये कहना कठिन है, किंतु इस संग्रह का वीरतापूर्ण स्वर सुरक्षित है। ठीक है, आगे देखिए। रासों की तरह ये ग्रंथ भी अर्ध प्रमाणिक ही कहा जा सकता है। इस ग्रंथ का रचनाकाल 13वीं सदी है। भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग, श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता, औचित्यपूर्ण भाषा, वस्तु वर्णन की प्रधानता, प्रगति चित्रण इस ग्रंथ की अनुपम विशेषताएं हैं। चार्ल्स एलियट ने आल्हा खंड के नाम से सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कराया। आज भी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में वर्षा ऋतु में आल्हा का ओजपूर्ण स्वर में गान किया जाता है। इसे सुनकर वीर रस का अद्भुत संचार श्रोताओं में होता है और उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। आगे देखिए खुमान रासो। आदिकालीन रासो काव्य परंपरा का प्रमुख ग्रंथ खुमान रासो है, जिसकी रचना दलपति विजय ने की है। किसने की है? दलपति विजय ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं सदी की रचना माना है, जबकि मोतीलाल नेनरिया इसे 17वीं सदी की रचना मानते हैं। पूना संग्रहालय में इसकी प्राचीन हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। आदिकालीन हिंदी का जो स्वरूप इसमें सुरक्षित है वह शुक्ल जी के मत की पुष्टि करता है। इस ग्रंथ की रचना 500 छंदों में की गई है, 5000 छंदों में की गई है। वस्तु वर्णन, सत्य ऋतु वर्णन, नायिका भेद भी इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता भी अन्य रासो काव्य ग्रंथों की भांति ही संदिग्ध है, यानी कि इसे भी पूरी तरह से प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता है। आगे देखिए। भले ही उक्त रासो काव्य ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध हो, किंतु अपने काव्य सौष्ठव, छंद वैविध्य, रस योजना एवं भाषा सौंदर्य के कारण ये काव्य ग्रंथ अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। वीरस की औजपूर्ण अभिव्यक्ति जैसी इन ग्रंथों में की गई है, वैसी परवर्ती साहित्य में भी दुर्लभ है, यानी कि पाठ्य साहित्य में भी मिलनी दुर्लभ है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं आपको PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।